Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Sindh Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. This is the chapter number 1 of Biology from the textbook of Biology for Class 9. The chapter name is Introduction to Biology. इस यूनिट में हम इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हमें बायोलॉजी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन मिलेगा, जैसे कि बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी कितने हिस्सों में मुश्तमिल है और तकसीम है, बायोलॉजी का बाकी साइंसेस से क्या लिंक होता है, और कुरान पाक में बायोलॉजी के हवाले से क्या बातें लिखी हुई हैं और हमारा कुरान पाक बायो के हवाले से क्या कहता है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अरेंजमेंट पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ones. The level of organization. The level of organization in living world are based on chemical foundation. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेडअप हुए हुए हैं सेल से बने हुए होते हैं पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी इस दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट करती है, लिविंग थिंग है, वो बनी हुई है सेल से। फिर आता है सेल में एक पार्ट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट है सेल का, जो कि कंप्राइज करता है डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। जैसे ये जो है एक जेली लाइक कलरलेस ट्रांसपेरेंट विस्कस लिविंग सब्सटेंस होता है, जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है विद इन द सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वेरियस लिविंग प्रोसेसेस के लिए। साइटोप्लाज्म जो है वो इनिशियल कंपोनेंट है प्रोटोप्लाज्म का, जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द सेल एनवायरनमेंट और उसका शेप मेंटेन करने में और सब्सटेंसेस स्टोर करने में, जो कि ऑर्गेनल्स को नीडेड है। अब चलते हैं हम हमारे उन लेवल्स की तरफ, जिसमें नंबर 1 है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी मैटर है वो मेडअप होता है एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो चीज़ पाई जाती है जिससे वो बने हुए होते हैं एलिमेंट्स, वो होता है एटम। एटम के अंदर भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, मगर इसमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं एग्जिस्टेंस और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 16 हैं। अच्छा, ये 16 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये 16 एलिमेंट्स वो हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स में यूज्ड होते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोड्यूस होते हैं या मेड करते हैं। बायो एलिमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिर आ गए हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब केमिकली कंबाइन होते हैं, एक और दो और तीन से ज़्यादा एटम्स, तो हम उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ये जो है बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं। ये इन मॉलिक्यूल्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये जो है ये एग्जांपल्स हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तब बनते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब चलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट में फॉर्म होता है और काम करना स्टार्ट करता है विद इन अ सेल, तो उसको हम कहते हैं एक पूरा सेल। जब प्रोटोप्लाज्म के यूनिट जो है वो फॉर्म करते हैं और एक साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन,
तो उसको हम कहते हैं सेल। सेल जो है वो एज वी नो फ्रॉम अर्लियर दैट दिस इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप में, उसको हम कहते हैं टिश्यू। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो है एक साथ अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में और एक साथ सही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन। फिर ऑर्गन्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के एक साथ एक मैनर में परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करते हैं अपनी, और फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब लंग, और लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पूरा, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है फंक्शन करते हैं एक यूनिट बनकर, तो वो पूरी बॉडी फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बात हमको समझ आ रही है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डिवाइडेड है, और वेरियस लेवल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं इन द लिविंग वर्ल्ड। प्रोटोप्लाज्म जो है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल है। ऑर्गेनिज्म जो है हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। But the most important thing to remember is the levels of organization in living world are based on chemical foundation. नंबर 4 पे हमारे पास टेक्सोनॉमिक लेवल। टेक्सोनॉमिक लेवल में हमारे पास क्या होता है, इसमें जो है ये एक अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं स्पीशीज़। इनको हम सिंपली रिलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। टेक्सोनॉमिक रैंक में स्पीशीज़ का जो यूनिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। एक ट्रायंगल होता है जिसमें हमने टेक्सोनॉमिक सारे टेक्सोनॉमिक रैंक्स जो होते हैं वो डिवाइड किए हुए होते हैं। तो टेक्सोनॉमिक पूरे जो रैंक होता है जो उसको ट्रायंगल में बनाया हुआ होता है, उसमें सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है स्पीशीज़, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सोनॉमिक लेवल का। फिर आता है हमारे पास जीनस, फिर आता है हमारे पास फैमिली, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, फिर फाइलम आता है, किंगडम आता है, फिर डोमेन आता है। अच्छा, तो स्पीशीज़ असल में होती क्या है, इनको जो है हम सिंपली इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। ये एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इन विच एनी टू इंडिविजुअल्स मेड टुगेदर ऑफ एनी जेंडर और कैन प्रोड्यूस, और अगर वो जो है प्रोड्यूस कर दें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और एक टिपिकली प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, तो उसको हम कहते हैं स्पीशीज़। फिर आती है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है कि सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं स्पीशीज़ के, जिसमें वो जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रहे होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी बायोलॉजी में पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप और स्पीशीज़ जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया या एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हो, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और ये जो है इंटरब्रीडिंग के केपेबल होती है ये पॉपुलेशन। मतलब जो स्पीशीज़ में हमने बात की थी कि वो जो है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो वही स्पीशीज़ जब एक स्पेसिफिक एरिया में रह रही होती हैं तो उस लिविंग स्टाइल को बोलते हैं पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक पैरट्स या कोई भी बर्ड की एग्जाम्पल ले लें, तो वो अगर एक स्पेसिफिक ट्री पे रही है तो हम उसको बोलेंगे पैरट पॉपुलेशन। फिर आती है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स जो कि एक ही जगह पर या एक ही जोग्राफिकल एरिया या फिर किसी एक स्पेसिफिक हैबिटेट में जब साथ रह रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब यही है कि इंटरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वेरियस स्पीशीज़ के इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स inhabited by animals and rooted in soil that contains bacteria and fungi, इसको हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। मतलब ये कि एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स एक स्पेसिफिक ट्री में, वही वाली बात कि एक स्पेसिफिक ट्री में डिफरेंट ग्रुप ऑफ बर्ड्स रहती हैं, मतलब वहाँ पर चिड़िया भी रहती है, वहाँ पर तोता भी रहता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये बर्ड कम्युनिटी है। नंबर 7 पे है हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम। वो कम्युनिटीज़ जो कि एक सिंपल डेफिनेशन में इकोसिस्टम को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो कम्युनिटी है और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है
जो कि एक ही जगह पर ज़िंदगी बसर करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है वो एक जोग्राफिक एरिया को बोलते हैं जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स और जो है वेदर और लैंडस्केप वगैरह एक साथ एक यूनिट में काम करते हैं और एक लाइफ को और एक नॉन लिविंग और लिविंग एनवायरनमेंट को लाइफ देते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। जैसे कि इकोसिस्टम जो है वो कंटेन करता है बायोटिक, जिसको हम कहते हैं लिविंग पार्ट्स सच एज लिविंग थिंग्स, और ए बायोटिक फैक्टर्स कंटेन करता है जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग पार्ट्स। बायोटिक फैक्टर्स जो है इंक्लूड करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, और ए बायोटिक सिंपली नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है जो कि जो है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट और जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे और उनका सर्वाइवल भी उसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो होती है रेस्पिरेशन की वो इन्वायरमेंट में से आती है और फिर इन टर्न हम जब रेस्पायर करते हैं तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2। तो ये जो इंटरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। फिर है हमारे पास लास्ट में बायोस्फीयर लेवल। ये जो है वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें जो है हमारे पास बायोस्फीयर जो है वो वन ऑफ द 4 लेयर्स ऑफ अर्थ है जो कि सराउंड करती हैं अर्थ को, और उसमें सबसे पहला पार्ट जो है उन लेयर्स का लिथोस्फीयर है, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है, फिर एटमॉस्फेयर है। इन सबको अगर हम एक साथ सम अप कर दें तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब हम चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। यूनिसेलुलर अपने नाम से ही बता रही है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो हयातियात जो कि सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हैं, जिनका बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है सिंगल सेल पे। तो मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस वो कहलाती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जो कि सिर्फ मुश्तमिल हों, एक सेल के बने हुए हों या एक सेल पे मुश्तमिल हों। इसके अंदर सारी की सारी जो है जो एक बेसिक लाइफ फंडामेंटल ऑफ लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। मतलब ये डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, ये रेस्पायर भी कर सकते हैं फूड, ये डाइजेस्ट भी कर सकते हैं फूड और रेस्पायर भी कर सकते हैं, एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, और इनके अंदर मूवमेंट भी पाई जाती है। ये सिंपली इनकी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये कहलाती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं। फिर हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अपने नाम से ही ये कुछ आइडिया दे रही है कि कॉलोनीज़ होंगी इसमें। कॉलोनीज़ क्या कि मतलब आपस में मिलजुल के कोई एक्टिविटी टेक आउट कर रही, कोई एक्टिविटी चल रही होगी। तो जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करी थी हमने पहले, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे मिलकर एक फॉर्म करते हैं कॉलोनी और एक साथ रहते हैं किसी भी फ्रेश वाटर हैबिटेट में, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी एग्जांपल क्या है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो साथ में रहते हैं उनकी एग्जांपल में एक है हमारे पास वॉल्वस। ये एक सब्ज मतलब ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ये हमारे पास एग्जांपल में दी हुई है। ये जो है कॉलोनीज फॉर्म करके रहते हैं एक साथ, लेकिन ये एक साथ तो रहते हैं लेकिन इनका आपस में कोई भी सेल एक दूसरे का काम नहीं करता। ये अपने लिए खुद फूड सोर्स ढूंढते हैं और जो है ये अपने लिए मतलब खुद फ़ायदेमंद होते हैं, ये एक दूसरे का काम नहीं करते। मतलब कोई भी सेल दूसरे सेल में इंटरफेरेंस नहीं करता, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में इंटरफेरेंस नहीं करता, मतलब कि सब अपना अपना काम खुद करते हैं। फिर आती है हमारे पास, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक हैबिटेट में रह रहे होते हैं अपनी ग्रुप्स बनाकर, तो वो जो होते हैं वो कभी भी वो ऑर्गेनिजम्स कभी भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर अटेन नहीं कर सकते, वो कभी भी ज़्यादा सेल वाले स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि वो अलग अलग अपना अपना सारा का सारा फंक्शन कैरी आउट कर रहे होते हैं। कॉलोनीज़ में ये
अच्छे प्रे के लिए या बेटर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ये कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं, ताकि अगर उनको किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो एक ग्रुप में उस प्रे को डिफेंड कर सकें। सॉरी, अगर उनको किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो उसको डिफेंड कर सकें और एक बिगर वे में किसी प्रे पे अटैक कर सकें, इसलिए ये लोग कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इट टेल्स बाय इट्स नेम कि ये मल्टी सेल्स से बनी हुई है। ये ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट है, वरना तो सारे ह्यूमंस ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। तो फ्रॉग एंड मस्टर्ड जो है वो एग्जांपल है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। मस्टर्ड प्लांट सिंपली हमारे पास क्या है, मस्टर्ड प्लांट को हम कहते हैं सरसों। इसका साइंटिफिक नेम जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं हम ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, मस्टर्ड प्लांट का, जिसको हम कहते हैं सरसों। और एक और चीज़ जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में है वो है फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। इन सब चीज़ों की डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में क्या फ़र्क होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म का हमें पता है कि यूनिसेलुलर अपने नाम से ही बता रहे हैं कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म की बात हो रही है, मतलब वो हयातियात जो कि सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हों, जिनकी लाइफ की सारी फंडामेंटल प्रोसेसेस सिर्फ एक ही सेल से चल रही हो, तो उस ऑर्गेनिज़म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स गिवन थी, जिसमें बैक्टीरिया था, एमीबा था, पैरामीशियम। तो हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में वो करेंगे हम एमीबा। एमीबा क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमें पता है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम इसकी डायग्राम पे नज़र डालें तो इसकी डायग्राम में हम इसका शेप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसका शेप इतना आउट क्यों है। अब इसकी कोई ख़ास फिक्स शेप तो है नहीं एमीबा की, बल्कि ये क्या करता है कि इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये अपनी शेप को जो है वो चेंज कर सकता है, और उसको इसके अंदर एक ऐसी ख़ास तौर पे नेचर की साइड से ऐसी एबिलिटी गिवन है कि ये अपना शेप ऑल्टर करता रहता है। ऑल्टर का मतलब ये होता है कि वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, मतलब कि तब्दील कर सकता है। इसी तरीके से एक और बात हमें ये पता करनी है कि एमीबा असल में पाया कहाँ जाता है। तो एमीबा जो है वो एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये सिर्फ पानी में पाया जाता है। एक्वाटिक का मतलब पानी। तो इसमें ख़ास तौर पे एक बात ये लिखी हुई है कि जो है तालाब में और स्टेगनेंट वाटर में, मतलब उस वाटर में जिसका बहाव ना चल रहा हो और वो एक जगह पे रुका हुआ हो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो करने लगते हैं, प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो उस वाटर को हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर, जिसमें कोई बहाव ना हो, जिसमें कोई एयर पास ना हो रही हो। तो हमारा जो एमीबा है वो इस तरीके की जगहों पर पाया जाता है, गंदे पानी में, और जहाँ पर कोई एयर का बहाव ना हो या वो वाटर आगे की तरफ ना बढ़ रहा हो, फ्लो ना कर रहा हो, वो एक जगह पे ठहर गया हो, इस तरीके के वाटर को बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। और हम अगर इसके साइज़ की बात करें तो एमीबा जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब कि 0.25 मिलीमीटर इसका साइज़ होता है मिनिमम। ये बहुत छोटा होता है और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको हम नेकेड आइज से, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम साथ साथ में नज़र डालें इसकी डायग्राम में तो हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें अमीबा के सेल में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो है, जो मेन 3 डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सेल के, वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ये हर सेल में मौजूद होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, एक्सेप्ट फ्यू। तो सबसे पहले जो है हम एमीबा के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म। डिस्टिंक्टिव फीचर जो मैंने बताया, मतलब कि वाज़ेह तौर पे जो सबसे पहली नज़र अगर हम एक सेल पर डालें तो सबसे पहले वाज़ेह तौर पे यही 3 स्ट्रक्चर सेल में पाए जाते हैं, मतलब कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स और स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और न्यूक्लियस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। अब ज़ाहिर है ये डिस्टिंक्टिव फ़ीचर है, मतलब सबसे पहले वाज़ेह तौर पे जिस फ़ीचर पे या जिस स्ट्रक्चर पे हमारी नज़र पड़ती है वो साइटोप्लाज्म है।
तो साइटोप्लाज्म अगर हम डायग्राम में नज़र करें तो ये जो पूरा 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 ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है हमें, एक फ्लूइड सा या लिक्विड सा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हमारे पास दो तरीके की लेयर्स हैं, एक एंडोप्लाज्म, एक एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, लेकिन हम फ़िलहाल सिर्फ दो लेयर्स की बात करें, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म की। अब अगर हम नज़र करें सबसे पहली लेयर पे जो कि एक्टोप्लाज्म कहलाती है, जो कि आउटर पार्ट है साइटोप्लाज्म का, तो जो डायग्राम में लाइट ब्लू कलर से वो की हुई है, हाईलाइट की हुई है, लाइट ब्लू कलर है एक साइटोप्लाज्म का, और अंदर थोड़ा सा डार्क ब्लू है, मतलब उससे अगर हम कंपेयर करें तो डार्क है। तो जो आउटर लेयर है साइटोप्लाज्म की, जो कि हल्की सी लाइट सी है, ब्लू सी है, वो क्या कहलाती है, एक्टोप्लाज्म। इसी तरीके से जो अंदर की तरफ हमें थोड़ी सी डार्कर लेयर दिख रही है ब्लू कलर की, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, जो कि इनर लेयर है साइटोप्लाज्म की। अब अगर हम नोटिस करेंगे, इसकी पूरी की पूरी एक आउटर लेयर है सेल की, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिसमें एंडोप्लाज्म भी इंक्लूडेड है और एक्टोप्लाज्म की लेयर भी मौजूद है। तो उस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है हमारी डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन के नाम से। वो क्या है सेल मेम्ब्रेन? उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब स्ट्रक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं, अगर हम आउटर से इनर में जाएं तो उसके अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है इनर पार्ट को आउटसाइड के इन्वायरमेंट से। किस चीज़ के? सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलेट करती है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कौन से मटेरियल जो है वो इनर एंटर करेंगे सेल में और कौन से मटेरियल्स जो है वो एग्जिट करेंगे। तो ये कौन चीज़ तय कर रही होती है? ये कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो मेन स्ट्रक्चर आता है वो आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर ये ऑर्गेनल मौजूद होता है और ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। सारे सेल्स का, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सब कुछ कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सेल में, मतलब कि ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म जो कुछ भी हो रहा होता है जीन्स में, वो कौन कैरी आउट करवा रहा होता है? ये स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर ही सारी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन सेव्ड होती है, स्टोर होती है। अब हमारे पास तीन मेन स्ट्रक्चर्स आ गए सेल के, जिसमें जो है सबसे पहले साइटोप्लाज्म, फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, फिर पढ़ा हमने न्यूक्लियस। अब ये बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स गिवन हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, फैट ड्रॉपलेट, फूड वैक्यूल वगैरह, ये सब कुछ किस में मौजूद हैं? इनर एंडोप्लाज्म में मौजूद हैं। तो साइटोप्लाज्म के जो इनर एंडोप्लाज्म कहलाता है, जो इनर एंडोप्लाज्म लेयर कहलाती है, वो कंटेन करती है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि एमीबा को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना होगा तो वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा, एमीबा किस तरीके से अपनी मूवमेंट कैरी आउट करता है। तो एमीबा का सबसे मेन स्ट्रक्चर अगर हम देखें उसकी आउटर पार्ट में, तो हमें दिख रहा है कि वहाँ पर एक फॉल्स फूड गिवन है जिसको कहते हैं सूडोपोड। अब इस स्ट्रक्चर को क्या, ये जो स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा पाँव के जैसा, इंसानी पाँव के जैसा बना हुआ है, तो सूडोपोड ये स्ट्रक्चर कहलाता है। अब इसको हम फॉल्स फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पाँव है, लेकिन ये पाँव रियल का तो नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉल्स फूड। अच्छा, अब होता क्या है फॉल्स फूड में, एक जो है साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वो जो है पुश करने लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटवर्ड और इनवर्ट मोशन में, मतलब ऊपर नीचे करने लगता है वो साइटोप्लाज्म। और जो है इसके अंदर जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाती हैं। अब होता क्या है, सूडोपोडिया इस तरीके से बनता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, और साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है आउटवर्ड और इनवर्ड, और इस तरीके से एमीबा की मूवमेंट होती है। तो ये था एमीबा का सब कुछ स्ट्रक्चर की, उसकी डिटेल्स वगैरह, और एमीबा क्या करता है, किस तरीके से मूव होता है, और इसका क्या शेप है, इसका रेगुलर शेप है, और इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सबकी ये डिटेल्स थी। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy
gmail.com। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वॉलवॉक्स का। वॉलवॉक्स एल्गा का मतलब हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में, जैसे कि वॉलवॉक्स हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में गिवन है। अगर जब हम उसको रिकॉल करें पहले के टॉपिक्स को, तो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में जो एग्जांपल गिवन थी वो थी वॉलवॉक्स एल्गा की। ये फॉर्म करते हैं कॉलोनीज़ और एक साथ रहते हैं। अगर हम कोई रिवीजन में जाएं तो ये जो है स्फेरिकल कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं और एक साथ रहते हैं एक ही हैबिटेट में, और इनका हैबिटेट मेनली एक्वाटिक होता है। वॉलवॉक्स जो है पॉलीफ्लेटिक मतलब के बहुत सारे एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। इनका जीनस जो कि क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी कहलाती है। इनके बारे में ये कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर पे फ्लोट करते हैं, मतलब ये जो है मेनली एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं और ये उसी वाटर पे फ्लोट करते हैं। वॉलवॉक्स की डायग्राम देखें अगर, तो ये जो ग्रीन सी डायग्राम गिवन है इसमें समझ आ रहा है कि ये स्फेरिकल कॉलोनीज़ है। स्फेरिकल कॉलोनीज़ का मतलब होता है मतलब एक राउंड से शेप की, मतलब नॉट परफेक्टली राउंड, मतलब एक राउंड शेप की स्फेरिकल कॉलोनीज़, मतलब जो कि परफेक्ट राउंड नहीं कहलाता है। स्फेरिकल गोल 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 दायरे को बोलते हैं स्फेरिकल, ठीक है। अब ये उस गोल दायरे में जो है इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ फॉर्म की हुई हैं जो कि अप टू 50,000 सेल्स मिलकर बना रहे हैं, और 50,000 सेल्स पे वो मुश्तमिल हैं इनकी स्फेरिकल कॉलोनीज़। किसकी? वॉलवॉक्स, जो कि ग्रीन एल्गा है। इनको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था उसका नाम था एंटोनी फिलिप्स। अब जो है इसको, ये जो साइंटिस्ट था वो डच साइंटिस्ट था और ये 1700 सेंचुरी की गोल्डन एज में ये साइंटिस्ट जो है इसने वॉलवॉक्स को डिस्कवर किया था। उसका नाम था एंटोनी फिलिप्स वैन ल्यूनोहॉक, साइंटिस्ट का नाम था, जो कि कॉमनली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाता था। मतलब कि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली उसको जो है इतनी इन्फॉर्मेशन थी उसके पास इन फील्ड से रिलेटेड कि उसको 1700 सेंचुरी के टाइम पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते थे। अब इसके अलावा अगर हम वॉलवॉक्स की बात करें, मतलब वॉलवॉक्स के सेल्स अगर हम देखें डायग्राम में, तो वॉलवॉक्स की जो मूवमेंट की बात करें कि वो किस तरीके से जो है वो मूव करता है, उसके लोकोमोशन की बात करें, तो मेनली जो है इसका जो मेन वो होता है स्ट्रक्चर, वो होता है फ्लैजिला। मतलब कि ये जो मूवमेंट कर रही है वॉलवॉक्स की ग्रीन एल्गा जो है वो जो मूवमेंट करती है वो किस तरीके से करती है, वो करती है फ्लैजिला, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, उसके थ्रू करती है। अब सवाल उठता है कि फ्लैजिला असल में होता क्या है। तो फ्लैजिला जो होता है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोवाइड करता है लोकोमोशन और हेल्प करता है मूवमेंट में। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। तो वॉलवॉक्स असल में फिर मूव कैसे करता है, मतलब फ्लैजिला का असल फंक्शन क्या है। अब जो है ये किस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ये जो इन्होंने कॉलोनीज फॉर्म की हुई हैं ये आपस में एक साथ रोल करना स्टार्ट कर देती हैं। किस पर? ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। ये कॉलोनीज आपस में, इनका फ्लैजिला जो है रोल करना शुरू कर देता है और ये पानी के सरफेस पे मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसके अलावा एक और जो फंक्शन है वॉलवॉक्स का, वो ये है कि ये जो है ग्रीन एल्गा के सेल्स में, वॉलवॉक्स मतलब ग्रीन एल्गा के सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पिगमेंट होती है, और इसी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। अगर हम वॉलवॉक्स की डायग्राम की तरफ नज़र डालें तो ये जो है अगर देखेंगे इतने सारे जो है सेल्स जो हैं आपस में गिवन है, एक साथ एक कॉलोनी फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पे जो ऑर्गेनल्स हैं वो हैं न्यूक्लियस और फ्लैजिला और उसका आई स्पॉट और क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। तो क्लोरोप्लास्ट में ही ये क्लोरोफिल होता है। अब फ्लैजिला, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी डायग्राम में दिख रहा है किस तरीके से बना हुआ है। तो सिंपली समझ आ रही है कि वॉलवॉक्स में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, वॉलवॉक्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड बनाते हैं ना, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं
एक्वाटिक इकोसिस्टम के। दूसरी बात ये कि वॉलवर्क्स जो है वो हार्मफुल नहीं होता ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ पैदा नहीं करता या प्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी ऐसा जहरीला सब्सटेंस जो कि हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। ये कोई भी इस तरीके का हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता। कौन? वॉलवर्क्स, एल्गाई। क्यों? और जो है ये ह्यूमंस को भी कोई इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और ये कोई भी इस तरीके का टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हो। तो वॉलवर्क्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि ग्रीन एल्गी पॉलीफ्लैटिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी फैमिली में पाई जाती है, और जो है ये स्फेरिकल कॉलोनीज होती हैं जो कि 50,000 सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं, और ये एक्वाटिक हैबिटेट्स में रहती हैं। फिर ये कि फ्लैजिला जो है इनके जो है 2 सेल्स होते हैं जिससे इनकी मूवमेंट होती है थ्रू मोशन ऑफ रोलिंग, और फ्लैजिला जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ बीट करते हैं और वाटर के सरफेस पे रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। वॉल्विक सेल्स में जो है वो क्लोरोफिल होता है जिससे फोटोसिंथेसिस वगैरह से वो अपना फूड बनाते हैं, और वॉल्विक्स जो है वो हार्मफुल नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्योंकि वो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स की, जो कि है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में बात करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि कॉमनली मस्टर्ड प्लांट के नाम से कहलाता है, और अगर हम ऐसे आम तौर की बात करें तो वो सरसों कहलाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो है मस्टर्ड प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है, और जो है वो कल्टीवेट होता है विंटर सीजन में। कल्टीवेट का मतलब है काश्त होता है सर्दियों के मौसम में। अब जो है इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं, वो सब्ज़ी के तौर पे यूज़ होते हैं, और जो सीड्स होती हैं उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उसके अंदर से हम निकालते हैं ऑयल, जिसको हम कहते हैं तेल। इस जो है प्लांट की लेंथ होती है 1 से 1.5 मीटर के दरमियान में, मतलब 1 to 1.5 मीटर की लेंथ होती है मस्टर्ड प्लांट की। इस प्लांट के होते हैं 2, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट जो कि कंसिस्ट करता है रूट, स्टेम और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें फ्लावर्स वगैरह होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट वो एरिया कहलाता है प्लांट का जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, और वो मेनली स्टेम्स, लीव्स और रूट्स कहलाता है। उस पार्ट को हम वेजिटेटिव पार्ट को मेनली जो है हम रूट और स्टेम और लीव्स का कंसिस्ट करता है, जो मेनली कंसिस्ट करता है वेजिटेटिव पार्ट को, वो करती हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स। फिर अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो जो होता है वो फ्लावर्स पे मुश्तमिल होता है। वो इसमें जो है मस्टर्ड प्लांट में जो फ्लावर होता है वो येलोइश कलर का होता है, और इधर ही सीड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की छोटी सी एग्जांपल, जो कि मस्टर्ड प्लांट, जिसको हम जो है कॉमनली लोकली जो है, मतलब जैसे कि आम तौर पे हम जिसको सरसों बोलते हैं, उसकी थी छोटी सी एग्जांपल कि ये जो है इसकी काश्त होती है सर्दियों के सीज़न में, इसकी 1 से 1.5 मीटर तक की लेंथ होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहले से पता है ये बात। वेजिटेटिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो है वो कंसिस्ट करती है रूट, स्टेम और लीव्स से, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कहलाता है वो होता है फ्लावर्स का। इसके अंदर जो फ्लावर होता है वो होता है येलो कलर का। और जो है मस्टर्ड मतलब सरसों के पौधे में हम जो है इसकी लीव्स को जो है खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि उसको वो वेजिटेबल की उसमें आती है, और हम इसको सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। और जो इसका तेल होता है वो हम इसके जो सीड्स होती हैं उसमें से हम निकालते हैं इसका तेल, और वो डिफरेंट यूजेस होते हैं उसके। उसको हम सर में भी लगा सकते हैं, वो एडिबल भी होता है, मतलब हम उसको खा भी सकते हैं। और इसका जो नेम है साइंटिफिक वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो कि है फ्रॉग। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। अब ये जो छोटे छोटे चित्तियाँ स्पॉटेड फ्रॉग जो होता है ये कॉमनली जो है हमारे रीजन में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर एनिमल है ये, और ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। मतलब ये कि
ये सिंपल लैंड के सरफेस पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। इसकी जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है और फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती। इसकी बॉडी जो है वो पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, डिफरेंट ऑर्गन्स से। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में ऑर्गन्स बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक लाइफ के जो फंडामेंटल्स हैं और उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करता है। डिफरेंट टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स, जैसे कि एपिथेलियल होता है, ग्लैंडुलर और मस्कुलर और नर्वस होता है टिश्यूज़, ये एटसेट्रा। जैसे ये एटसेट्रा जो है इनकी एग्जांपल्स हैं किनकी, वो ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ से बने हुए हैं, जैसे कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस। फ्रॉग जो है वो मेनली जो है पूल्स, पॉन्ड्स और स्टैगनेंट स्ट्रीम में रहते हैं, जो कि इस तरीके के रिवर्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो रुके हुए होते हैं, जिनमें ज़्यादा फ्लो नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनका तेज़ बहाव नहीं होता, एक ठहराव होता है उस पानी में, उधर। और इनकी जो सिंपल खुराक होती है वो होते हैं छोटे वाले इंसेक्ट्स। तो ये था हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की छोटी सी डिस्क्रिप्शन, जिसमें जो है हमने एग्जांपल ली थी फ्रॉग की, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पानी पे रहता है और लैंड में भी रहता है। इसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में। इसके अंदर नेक नहीं मौजूद होता और जो है पूरा का पूरा जो है ऑर्गन सिस्टम इसमें मौजूद है, जिसमें इंक्लूड करते हैं टिश्यूज़ जो कि एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस एक्सेट्रा मिलकर बनाते हैं पूरा ऑर्गन्स। और जो है ये स्टैगनेंट और स्लो स्ट्रीम वाटर और रिवर्स में पाए जाते हैं और इनकी मेन खुराक जो है वो सिंपल स्मॉल इंसेक्ट्स हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।